नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र की अगली कड़ी में वक्रोक्ति संप्रदाय को देखेंगे। तो वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित विभिन्न आचार्यों के मत क्या हैं और कुंतक का जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। मतलब जो वक्रोक्ति संप्रदाय को मानने वाले हैं वो वक्रोक्ति को क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। मतलब प्रायः जो भी संप्रदाय होते हैं, अपने संप्रदाय को कई लोगों ने काव्य का आत्मा माना, कोई प्राण माने, है ना। तो वक्रोक्ति संप्रदाय वाले भी वक्रोक्ति को क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक है। जो वक्रोक्ति संप्रदाय था उसकी प्रतिष्ठा करने वाले कौन थे, आचार्य कुंतक हैं, जिनके अनुसार वक्रोक्ति ही काव्यस्य जीवितम। वक्रोक्ति ही काव्यस्य जीवितम किन्होंने कहा है, कुंतक ने कहा है, यानी कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। 10वीं सदी में जब आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय स्थापित हो चुका था, हमको पता है कि आनंदवर्धन का समय भी था 10वीं शताब्दी, है ना। तो उसी सदी में जब इनका ध्वनि संप्रदाय स्थापित हो चुका था, उसी समय कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। यानी कि वक्रोक्ति संप्रदाय का समय हम लोग क्या मान सकते हैं, 10वीं शताब्दी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। तो वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है वक्र अर्थात टेढ़ा और उक्ति अर्थात कथन, मतलब टेढ़ा कथन। और दूसरे शब्द में हम लोग इसको कह सकते हैं टेढ़ा कथन या टेढ़ी उक्ति को ही क्या कहते हैं, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी अलंकार की। वक्रोक्ति संप्रदाय के संबंध में विभिन्न आचार्यों के मतों को इस प्रकार देखा जा सकता है। तो वक्रोक्ति की परंपरा उतनी ही पुरानी कही जा सकती है जितनी कि अलंकार की। मतलब अलंकार भी उसी समय आया हुआ था, उतना पुराना किसको माना जा सकता है, वक्रोक्ति को। ठीक है। तो वक्रोक्ति के संबंध में, यानी कि जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसके संबंध में विभिन्न आचार्यों ने अपने कौन कौन से मत रखे हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो भामह, सबसे पहले देखेंगे भामह जी को। भामह भारतीय वाग्मय में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भामह 6वीं शताब्दी ने किया। देखिए, एक तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक को देखते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया बोलने से, भामह ने, और जिनका समय हम लोग देखते आ रहे हैं 6वीं शताब्दी। ठीक है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है। भामह ने लोकातिक्रांत गोचर लिखकर यह स्पष्ट किया है कि लोक व्यवहार से भिन्न अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। मतलब जो सामान्य लोक व्यवहार होता है उससे भिन्न जो अतिशयोक्ति होता है ना, उसी को इन्होंने कहा है वक्रोक्ति। और भामह वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का सर्वस्व या मूल या जननी मानते हैं। मतलब जो अलंकार है, जितने भी अलंकार हैं उनका मूल या जननी मानते हैं इसको, वक्रोक्ति को। तो आप लोगों को पता ही है, और भामह अलंकारवादी थे, है ना। तो अलंकार का जननी यानी कि उसका मूल किसको मानते हैं, ये वक्रोक्ति को माने हैं। देखिए, अभाव में, वक्रोक्ति के अभाव में वे अलंकारों का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार करते हैं। मतलब भामह ने कितना अच्छा मतलब वक्रोक्ति को माना है, ये साफ कह देते हैं कि वक्रोक्ति के अभाव में अलंकारों का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, है ना। तो देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। सहसा सर्वेव वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्य को अलंकारो अन्या बिना। ये इनके काव्य अलंकार नामक जो ग्रंथ है इसमें ये लिखे हैं। तो भामह के अनुसार वक्रोक्ति के लक्षण देख लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि भामह के अनुसार वक्रोक्ति के लक्षण देख लेते हैं। शब्दस्य किम वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्ण रूपेण अस्वस्थानाम। यानी कि शब्द तथा अर्थ की वक्रता क्या है, इनका लोकोत्तर रूप से अवस्थान अर्थात अलौकिक रूप से स्थिति। भामह ने कहा कि वक्रोक्ति ही समस्त अलंकार प्रपंच है।
इसके द्वारा ही अर्थ रमणीय होता है। मतलब कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगा तभी क्या होगा, जो रचनाएं हैं हो ना वो रमणीय होंगे। और भामह ने वक्रताहीन वचन को अलंकारहीन मानकर उसे वार्ता कहा है। मतलब जहाँ पे वक्रता नहीं होगा, टेढ़ापन नहीं होगा, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें नहीं होंगी, तो उसको क्या कहिए, अलंकारहीन मानकर खाली सिंपल वार्ता कहा, बातचीत कहा। तो भामा ने हेतु, सूक्ष्म और लेस को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। ठीक है, हेतु, सूक्ष्म और लेस को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना है। तो ये हो गया भामह जी का मत। तो दंडी का देखते हैं। तो भामह तो का समझ गए ना, मतलब ये जननी मानते हैं, प्राण मानते हैं वक्रोक्ति को अलंकार का। ठीक है, उसके बिना ये क्या मानते हैं उसको, वार्ता कहते हैं खाली, है ना। वक्रता भी जो वचन होता है, जो बात होता है ना, उसको खाली ये वार्ता कहते हैं भामह। तो चलिए आगे दंडी को देखेंगे दूसरे नंबर पे। दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से अलग मानते हुए भामा की भांति इसे सर्वालंकार मूला कहा और यह मत प्रतिपादित किया कि श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है, सौंदर्य की श्रीवृद्धि होती है। यानी कि ये स्वभावोक्ति से अलग मानकर क्या मानते हैं, भामा की भांति स्वीकार करते हैं। मतलब भामा का अनुकरण किए हैं कहीं न कहीं दंडी जी, और ये क्या प्रतिपादित करते हैं कि श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है। मतलब श्लेष का जब प्रयोग हो जाता है वहाँ पे, तो वक्रोक्ति और भी चमक उठता है। तो देखते हैं सौंदर्य की श्रीवृद्धि होती है, तो किस तरह होती है दंडी के अनुसार। श्लेषम सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम द्विधा भिन्ने स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चेति वाग्मयम्। तो दंडी ने वक्रोक्ति को उपमा आदि सभी अर्थालंकारों का स्वाभाविक अभिधान कहते हुए उसकी सर्वालंकारता सिद्ध की और शेष को वक्रोक्ति का आधार माना है। मतलब जो श्लेष है ना, उसी को इन्होंने वक्रोक्ति का आधार माना है। पहले ही कह दिया इन्होंने कि श्लेष से वक्रोक्ति में चमक आ जाती है ना, तो वक्रोक्ति एवं अतिशयोक्ता को पर्याय मानकर भामह का ही इन्होंने अनुगमन किया है। तो ये हो गया दंडी जी का। अब वामन जी को देखेंगे। वामन ने वक्रोक्ति को उपमा प्रपंच के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार यानी कि अर्थ अलंकार मात्र मानकर इसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया। देखिए, वामन ने वक्रोक्ति को उपमा प्रपंच के अंतर्गत रखा है और एक विशिष्ट अलंकार यानी कि अर्थालंकार मात्र मानते हैं कि इसको वक्रोक्ति को, और इसका क्षेत्र संकुचित कर दिए। इनके अनुसार सादृश्य पर आश्रित लक्षण वक्रोक्ति कहलाती है। यानी कि याद रखिएगा ये वर्ड, सादृश्य पर आश्रित कौन माने हैं, वामन माने हैं। तो इसके संबंध में क्या कहते हैं, सादृश्याश्रयात लक्षणा वक्रोक्ति। तो ये हो गया वामन जी का। अब हम लोग देखेंगे दंडी जी को। दंडी जी क्या कहते हैं वक्रोक्ति के, रुद्रट। हम लोगों ने दंडी को देख लिया, वामन को देख लिया, अब रुद्रट को। तो रुद्रट ने वामन की भांति वक्रोक्ति के स्वरूप को और भी संकीर्ण कर दिया है, छोटा कर दिया है। वामन तो कुछ कुछ रखे थे, लेकिन रुद्रट ने और क्या कर दिया है, वामन की भांति वक्रोक्ति का स्वरूप और भी संकीर्ण यानी कि छोटा कर दिया है। उन्होंने वक्रोक्ति को केवल शब्दालंकार मात्र माना है। वामन के परवर्ती रुद्रट वक्रोक्ति के विरोधी ही निकले। तो पूछा जाता है ये वामन और रुद्रट क्या थे, वक्रोक्ति के विरोधी कहे जाते हैं। अधिक कहेंगे तो रुद्रट। ठीक है, तो ये वक्रोक्ति के विरोधी आचार्यों में आने देते, संकुचित कर देते हैं, ये शब्दालंकार मात्र मानते हैं। ठीक है, तो आनंदवर्धन को देखेंगे। आनंदवर्धन ने औचित्य को वह महत्वपूर्ण स्थान दिया जिसके कारण उसकी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठापित हुई। देखिए, वामन और रुद्रट ने वक्रोक्ति को बहुत संकुचित कर दिया था, लेकिन आनंदवर्धन ने फिर जो इसका प्रतिष्ठा खोया हुआ था उसको ये पुनः प्रतिष्ठापित करते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति है जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता है। कवियों को इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए, वक्रोक्ति के लिए टेढ़ा कथन कहना चाहिए, कहते हैं। इसके बिना अलंकार है ही क्या। भामह की पंक्ति आनंदवर्धन उद्धृत करते हुए उनके कथन का ही अनुमोदन करते हैं। मतलब ये भामह की पंक्ति को ही उठाए थे और उसी का अनुमोदन करते हैं, उसी को मानते हैं। कौन, आनंदवर्धन जी। तो वही है जो भामह का दिया हुआ है काव्य अलंकार में। सहसा सर्वेव
वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविना कार्य को अलंकारो अन्या बिना। तो ये भामह के काव्य अलंकार से ही है, इसकी ये समर्थन करते हैं आनंदवर्धन जी। ठीक, तो मम्मट का देख लेते हैं अब। मम्मट, एक मिनट, मम्मट, तो मम्मट ने क्या किया था? मम्मट विश्वनाथ के साथ साथ हिंदी के आचार्यों में कौन थे? केशव, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण इत्यादि ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार ही माना। इसके पहले हम लोगों ने किसको देखा था? वामन। वामन ने भी अर्थालंकार माना था, है ना, और रुद्रट ने शब्दालंकार माना था। तो ये मम्मट भी इसको क्या मानते हैं? अर्थालंकार मानते हैं। और इसके साथ साथ जो हिंदी के आचार्य हुए हैं, केशव, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, ये सब भी इसको क्या मानते हैं? अर्थालंकार ही मानते हैं। ठीक है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय और कुंतक को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, वक्रोक्ति संप्रदाय और कुंतक को देख लेते हैं, फिर वक्रोक्ति का कुछ कुछ भेद आ जाएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि इसके प्रतिष्ठापक कुंतक थे, तो इनको हमारे लिए देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लिया जाए। वक्रोक्ति संप्रदाय और कुंतक। आचार्य कुंतक ने इन्हीं पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा है? आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि वे ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। देखिए, भामह क्या मानते? ध्वनि को मानते थे ना, काव्य की आत्मा, लेकिन आनंदवर्धन कहीं न कहीं वक्रोक्ति की इतना प्रशंसा किए थे कि खुद जो कुंतक थे वो ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना कर दिया और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। देखिए, कुंतक ने, तो कुंतक ने वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा है? उभाववेताव अलंकार्यो तयो पुनरलंकृति ही वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते। अर्थात यह दोनों शब्द और अर्थ अलंकार होते हैं तथा विदग्धतापूर्ण कथन रूपी वक्रोक्ति उन दोनों की अलंकार होती है। यह अलंकार का अर्थ सौंदर्य से है, ये कहते हैं कुंतक। कुंतक की इस परिभाषा में वैदग्ध्य, भंगी, भणिति, ये तीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदग्ध्य का अर्थ है कुशल, प्रतिभा संपन्न कवि का निर्माण कौशल, और भंगी का अर्थ है चमत्कार अथवा चारुता, और भड़ी का अर्थ है कथन शैली। इस प्रकार कुंतक के अनुसार क्या हुआ? काव्य निर्माण की अपूर्व कुशलता से लोकोत्तर चमत्कार प्राण विचित्र कथन वक्रोक्ति है। कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र कथन भी कहा है, इसीलिए कहते हैं विचित्र वाभिधा वक्रोक्ति रीत्युच्यते, ये कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया कुंतक जी का। और विचित्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं कुंतक, विचित्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कुंतक कहते हैं, इसके तीन अर्थ किए हैं। शास्त्र आदि में प्रसिद्ध है कि प्रयुक्त शब्द अर्थ के साधारण प्रयोग से भिन्न प्रयोग विचित्र कथन, और दूसरा है शब्दार्थ प्रयोग के प्रसिद्ध मार्ग से भिन्न कथन। ये हो गया, मतलब वक्रोक्ति का ये अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि शास्त्र आदि में प्रसिद्ध जो प्रयुक्त शब्द अर्थ के जो साधारण प्रयोग है उससे भिन्न या विचित्र कथन होना चाहिए, और शब्दार्थ प्रयोग के प्रसिद्ध मार्ग से भी भिन्न कथन होना चाहिए, और सामान्य व्यवहार में जो प्रयुक्त शब्द अर्थ के भिन्न कथन, ये मानते हैं कुंतक, ये कहते हैं। और क्या कहते हैं? इन तीनों का सारांश यह है कि कुंतक का विचित्र से अभिप्राय शास्त्र तथा लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थ की रचना से विलक्षण शब्दार्थ की उक्ति विचित्रोक्ति अर्थात वक्रोक्ति है। मतलब जो सामान्य हम लोग वेद पुराण में देखते हैं, जो चला आता है सामान्य लोक व्यवहार में, है ना, अर्थ जो हम लोग देखते हैं, जो शब्दों का अर्थ देखते हैं
उससे विलक्षण शब्दार्थ की उक्ति, यानी कि उससे कुछ हट के हो, इसी को ये वक्रोक्ति कहते हैं। यह वक्रोक्ति प्रतिभा संपन्न कवि के कर्म कौशल से निर्मित होने पर ही वैचित्र्यपूर्ण होती है। तो कुंतक के वक्रोक्ति का अभिप्राय सिर्फ इतना ही नहीं है, वे हृदय आह्लाद कारिणी वक्रोक्ति को ही स्वीकार करते हैं। मतलब हृदय आह्लाद मतलब हृदय को थोड़ा आह्लादित करें। वक्रोक्ति के इसी गुण पर वे विशेष रूप से रिझे हैं। समग्रतः कुंतक ने सहृदय के मन में आह्लादित करने वाली कवि कर्म कौशल से निश्रित चमत्कारी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो यहाँ तक आपको कुंतक जी का समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे बोलना चाहिए कि कुंतक ने ऐसे वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। कहने का मतलब है कि ऐसे कौशल जो चमत्कारी हो, है ना, जो कवि के हृदय से निकला हो, जो चमत्कारी हो और जो क्या हो, मतलब लोगों के मन को, सहृदयों के मन को आह्लादित करे, उनको आनंद प्रदान करे। ठीक, तो ये इसको ये अच्छा वक्रोक्ति कहते हैं। तो वक्रोक्ति के भेद कुंतक ने 6 भेद किए हैं, देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं कुंतक ने। तो वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्ण विन्यास वक्रता क्या होता है, पद के पूर्वार्ध में कैसे लगता है, पद के परार्ध के बाद में कैसे लगता है, वाक्यों में कैसे हम लोग बोलना चाहिए कि वक्रता ला सकते हैं, है ना, और प्रकरण में कैसे हम लोग वक्रता ला सकते हैं, प्रबंधों में हम लोग कैसे वक्रता ला सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे। और राजवंश सहाय हीरा के शब्दों में उपर्युक्त भेदों का क्रम वैज्ञानिक है, जो काव्य के लघुत्तम अवयव वर्ण से लेकर उसके महत्तम रूप महाकाव्य तक में विकसित हुए हैं। तो ये हो गया। तो अब एक करके भेद को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति हर जगह माने हैं और कैसे माने हैं कुंतक ने। तो वर्ण विन्यास वक्रता, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना, तो यानी कि तथ्यात्मक भी बन सकते हैं आजकल, तो इसको याद रखिएगा। वर्ण विन्यास वक्रता, कुंतक के अनुसार जहाँ एक या दो या बहुत से वर्णों का थोड़े थोड़े अंतर से वैचित्र्यपूर्ण विन्यास हो और वे सहृदयों को आह्लादकारी प्रतीत हो। जहाँ पे क्या होता है, एक या दो या बहुत से वर्णों के थोड़े अंतर से वैचित्र्यपूर्ण विन्यास हो, वहीं पे क्या होता है, वर्ण विन्यास वक्रता। वर्णों के दूरी के आधार पे, कुछ कुछ दूरी के आधार पे वक्रता हो, वक्रोक्ति हो, तो ये वर्ण विन्यास है। इसे अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। वर्ण विन्यास वक्रता के भी 3 भेद हैं। वर्गांत से युक्त स्पर्श अर्थात क से म तक के वर्णों का य व न्य अण न म के संयोग से, और तलनाय अर्थात त ल न इत्यादि का द्वित रूप में बार बार प्रयोग। इस टाइप का मतलब वक्रता हम लोग ला सकते हैं, चमत्कार प्रयोग कर सकते हैं ये सबका प्रयोग करके। जैसे कि अंग न्य अण म, तलनाय बोलने से तल न म, इसका द्वित रूप में बार बार प्रयोग करके। उसके बाद तीसरा है र का बार बार प्रयोग करके वक्रता हम लोग ला सकते हैं, कि सजा सकते हैं ना वर्णों को। तो इसी को इन्होंने कहा है वर्ण विन्यास वक्रता। आगे देखेंगे पद पूर्वार्ध वक्रता। शब्द के प्रारंभ से उत्पन्न वक्रता या मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। मतलब शब्द प्रारंभ होने से पहले ही जो वक्रता हो जाता है, जो मूल धातु रहता है, जैसे कि पठ, पठ से बनता है पढ़ना, तो जो मूल धातु है उसी में चमत्कार है ना। मूल धातु से संबंधित वक्रता ही क्या कहलाता है, पद पूर्वार्ध। मतलब पठ है, एक मूल धातु है, उससे पढ़ना बनता है ना, तो जो पठ है उसी में कुछ वक्रता आ जाए तो ये होता है पद बनने से पहले, यानी कि पद पूर्वार्ध। तो कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। रूढ़ि वैचित्र वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, लिंग वैचित्र वक्रता और क्रिया वैचित्र वक्रता। अब हम लोग देखेंगे पद परार्ध वक्रता। तो पद परार्ध मतलब बाद में पद के, तो इसमें पद के उत्तरार्ध अंश में प्रकट विशेषताओं या वैचित्र का संकेत होता है, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में शुप, तिंग इत्यादि प्रत्ययों का वैचित्र प्रयोग भी प्रत्यय वक्रता है। ठीक, तो ये लास्ट में लगने वाला है वाक्य वक्रता। इसमें वक्रता का पूरा आधार वाक्य होता है, मतलब वाक्य में वक्र हो, वाक्य वक्र हो। वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप का यदि वर्णन हो तो उसी में किसी
प्रकार का अर्थ सौंदर्य उत्पन्न न हो तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। स्वभावोक्ति और अर्थालंकार इसके दो प्रमुख भेद है। अब हम लोग देखेंगे अगले 5वें नंबर पे प्रकरण वक्रता। प्रसंग विशेष के वर्णन में वैचित्र उत्पन्न करना प्रकरण वक्रता कहलाता है। प्रकरण विषयक अनेक प्रकार की वक्रताएं हो सकती है, मतलब जो प्रसंग आता है बीच बीच में, है ना, जो प्रकरण आती है उसमें वक्रता का होना, ठीक, उसमें वक्रोक्ति का प्रयोग, यानी कि वक्रोक्ति मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं, टेढ़ा कथन या चमत्कार पूर्वक, है ना, अतिशयोक्ति माना है भामह ने, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये सबका वर्णन कहाँ पे, जो विभिन्न प्रकरणों में, जो प्रसंगों में। और प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता का संबंध संपूर्ण प्रबंध महाकाव्य नाटक आदि से होता है। नाटक और प्रबंध काव्यों में यह वक्रता होती है। यह वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रबंध क्या महाकाव्य नाटक जो प्रबंध काव्य है ना, उसमें वक्रता उत्पन्न, नाटक और प्रबंध काव्य में यह वक्रता होती है। और यह वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, क्या, प्रबंध वक्रता। तो इस प्रकार कुंतक ने वक्रोक्ति का सविस्तार वर्णन किया है। उन्होंने वर्ण योजना से लेकर प्रबंध योजना तक के सभी कवि व्यापारों में वक्रोक्ति के व्यापक स्वरूप का प्रतिपादन किया है। किंतु कुंतक की ये भी मान्यता है कि कुंतक तक ही सीमित रहे। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतिम आचार्य ही साबित हुए, इसके बाद कोई वक्रोक्ति पे काम नहीं किए। तो परवर्ती विद्वानों ने वक्रोक्ति को मात्र एक शब्दालंकार ही माना और इसके दो भेद किए। काकू वक्रोक्ति, यानी काकू में स्वर के उतार चढ़ाव या बोलने के लहजे के द्वारा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको काकू वक्रोक्ति। और श्लेष वक्रोक्ति मतलब शब्द के अन्य अर्थ को ग्रहण कर अर्थ बदलना, ठीक है। तो ये हो गया श्लेष वक्रोक्ति। वक्रोक्ति के संबंध में परवर्ती विद्वानों की मान्यताएं कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के विरुद्ध एवं अत्यंत संकीर्ण है। वस्तुतः कालांतर में वक्रोक्ति काव्य का एक तुच्छ साधन मात्र एवं अलंकार विशेष तक ही सीमित होकर रह गई। तो वक्रोक्ति सिद्धांत की समीक्षा देख लेते हैं एक बार, फिर ये हमारा हो जाएगा समाप्त। वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार, एक मिनट दोस्तों, तो वक्रोक्ति सिद्धांत की समीक्षा हम लोग देख लेते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के अनुसार वक्रोक्ति को काव्य का जीवन या प्राण वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा गया है। जिस प्रकार रीति अलंकार ध्वनि या रस काव्य की आत्मा नहीं है, उसी प्रकार वक्रोक्ति को भी काव्य की आत्मा नहीं माना गया है। यद्यपि वक्रोक्ति सिद्धांत में पूर्व प्रचलित सभी सिद्धांतों अर्थात रस, अलंकार, रीति इत्यादि का किसी न किसी रूप में अवश्य समावेश हुआ है। जैसे कि कुंतक के वर्ण विन्यास वक्रता में रीति का पदपूर्वाद वक्रता और परार्ध वक्रता में शब्दालंकारों का, वाक्य वक्रता में अर्थालंकारों का, प्रकरण वक्रता में ध्वनि का, प्रबंध वक्रता में रस का समन्वय हुआ है। बावजूद इसके वक्रोक्ति सिद्धांत को अधिक मान्यता नहीं मिली और न इसे काव्य की आत्मा माना गया। तो ये हो गया वक्रोक्ति सिद्धांत। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो विवेक शंकर जी की एक बार किताब को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।